Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following compound in order of decreasing reactivity towards SN1 reaction. बच्चों यहाँ हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन कंपाउंड्स गिवन है और हमें इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फॉर SN1 रिएक्शन अगर ये तीनों के तीनों SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑप्शन ई में दिया है सेकंड की ज़्यादा है थर्ड से और थर्ड की ज़्यादा है फर्स्ट से। ऑप्शन बी में दिया है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड एंड ऑप्शन सी में दिया है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, डिक्रीजिंग नहीं दिया है क्योंकि फर्स्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। एंड ऑप्शन डी में दिया है फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। तो फॉल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जितने भी हमें ये दिए हैं ये एल्काइल हैलाइड दिए हैं। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों फॉर एस एन वन रिएक्शन के लिए वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, तो क्या होगा? हमारे पास SN1 रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगी, इजीली होगी, रिएक्टिविटी कंपाउंड की बढ़ जाएगी। समझते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर होता क्या है। SN1 रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको समझते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इसको समझते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंसिडर करिए मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है RX। अब होता क्या है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों स्लो होता है। इसके अंदर ये X दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होती है। यहाँ से X नेगेटिव निकल गया, माइनस X नेगेटिव, तो क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। ये कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन। अगर ये कार्बोकेटाइन बच्चों कोई कोई स्टेबलाइज कर रहा होगा, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा? हमारे पास इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है? मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है, NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये आता है इसके ऊपर अटैक करता है और ये स्टेप होता है फास्ट और यहाँ पर क्या बन जाता है? RNU, दैट इज न्यूक्लियोफाइल और RU के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। कौन बनता है? ये कार्बोकेटाइन बनता है। अगर ये कार्बोकेटाइन कोई कोई फैक्टर इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा तो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यही चेक करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे और उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो कंपाउंड हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN1 रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट कंपाउंड में क्या मिला है। फर्स्ट कंपाउंड के अंदर हमें ये मिला है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाए, माइनस आई नेगेटिव, दैट इज आई दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है बच्चों, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हुआ है, इसके अंदर समझना है क्या हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है और इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया होगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड। तो बच्चों आपने देख लिया ये कैसा सिस्टम बन गया है? एरोमेटिक। कैसा बन गया है? एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक? कैसे चेक करते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? हक्कल्स रूल की हेल्प से चेक करते हैं। हक्कल्स रूल की हेल्प से चेक करते हैं। और हक्कल्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना, प्लेनर होना चाहिए या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है और ये कंपाउंड प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ सारे कार्बन और ऑक्सीजन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन का 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ कंप्लीटली ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे सारे आइटम्स ज्योमेट्री अज्यूम करते हैं तो ये कंप्लीटली प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। अगर आप देखोगे बच्चों, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है।
कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। तो हकल्स रूल कहता है अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कंपाउंड कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। और यहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों? n की वैल्यू यहाँ 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, 3 हो सकती है, एक्सेट्रा। ये सब वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया है, यहाँ पर कंपाउंड बन गया इस तरीके से। और इसके अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3, दैट मीन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है फॉर n=1। देयरफॉर ये जो कंपाउंड होता है कैसा होता है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक होगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। अगर ये वेरी स्टेबल है तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है कैसा होगा? ये वेरी रिएक्टिव होगा फॉर SN1। कैसा हो जाएगा? फॉर SN1 वेरी रिएक्टिव हो जाएगा। फॉर SN1, SN1 रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड जो दिया है बच्चों उसके अंदर यहाँ आयोडीन है, और इस बार यहाँ पर क्या दिया है? ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाए, -I नेगेटिव, तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों अगर आप देखोगे इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर ये CH2 ही तो है, ये कार्बन CH2 तो है। दैट मीन्स ये कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। यहाँ कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कंपाउंड तो एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है? ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है, जिसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? इसके अंदर एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता था। अगर ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव करता तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते थे आप। इसके अंदर यहाँ पाई बॉन्ड आ जाता, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहता है, ये पॉजिटिव। तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है बच्चों। कैसा है ये? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। दैट मीन्स ये भी रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? ये भी रिएक्टिव होगा, लेकिन फर्स्ट वाले से कम। फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकंड वाला उससे कम रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है बच्चों इस कार्बोकेटाइन के। एंड थर्ड कंपाउंड हमें क्या मिला है? अगर थर्ड कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में हमें दिया है यहाँ पर आयोडीन है बच्चों, और इस बार सिर्फ एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या होगा अगर यहाँ से भी I नेगेटिव निकल जाए? ये I नेगेटिव यहाँ से निकल गया, -I नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसके अंदर यहाँ अगर ये पाई बॉन्ड मूव कर जाए तो इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, अगेन इस तरीके से। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने हैं। और ये कार्बोकेटाइन भी कैसा है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे? 3, 2 ये वाले, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये वाला थर्ड। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग बन रहे थे बच्चों स्ट्रक्चर्स? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कार्बोकेटाइन भी कैसा था? रेजोनेंस स्टेबलाइज, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखोगे बच्चों, कौन से केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना? तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था उसका जो कार्बोकेटाइन था सबसे ज्यादा स्टेबल था। सेकंड वाले का उससे कम स्टेबल बना है, एंड थर्ड वाले का उससे कम, क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स पता चल गया है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर का अगर हम लिखना चाहें तो जो फर्स्ट कंपाउंड होगा ना बच्चों, रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना चाहें फॉर SN1, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो उस वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। सेकंड वाला जो कंपाउंड है बच्चों, उस केस में रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा था और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। थर्ड वाले की उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है लेकिन ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी थर्ड वाले कंपाउंड की और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। और बच्चों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला एरो डिनोट करता है कि हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। और अगर इस तरीके से एरो लगे होते हैं दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे भी कम। तो ऑप्शन ए के अंदर तो ये नहीं दिया है। ऑप्शन सी में देखोगे बच्चों तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। ऑर्डर सिमिलर है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड का कम, थर्ड का उससे कम, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत है बच्चों, फर्स्ट थर्ड सेकंड दिया है। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे कम, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। Your final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.